आज हम लोग क्लास 10th में हिस्ट्री के अंतर्गत यूरोप में राष्ट्रवाद टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो यूरोप में राष्ट्रवाद टॉपिक पे चर्चा करने से पहले हम लोग राष्ट्रवाद और राष्ट्र शब्द को समझ लें। राष्ट्रवाद की बात की जाए तो किसी भी देश के रहने वाले जो लोग होते हैं या नागरिक होते हैं, उनका अपने देश की विशिष्टताएं, उसके प्रति प्रेम, विश्वास, त्याग और समर्पण की जो भावना होती है, उसी भावना को राष्ट्रवाद कह सकते हैं। बिल्कुल सामान्य भाषा में हम लोग कहें तो अपने राष्ट्र के प्रति भक्ति की भावना रखना राष्ट्रवाद कहलाता है। और जाहिर सी बात है, जब हम अपने राष्ट्र की भक्ति करेंगे तो भक्ति में मतलब क्या भक्ति करेंगे? अपने राष्ट्र के प्रति अपने मन में समर्थन की भावना रखना, प्रेम की भावना रखना। और जब यही भावना उस राष्ट्र में रहने वाले सभी लोगों के मन में विकसित हो जाए, तब यह स्थिति राष्ट्रवाद कहलाती है। ध्यान रखिएगा, किसी एक व्यक्ति या दो व्यक्ति के मन में राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना राष्ट्रवाद नहीं होती। जब उस देश में रहने वाले सभी लोगों के मन में इस प्रकार की भावना उत्पन्न हो जाए तो वह स्थिति राष्ट्रवाद कहलाती है। तो अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, समर्पण, विश्वास की भावना रखना, उसे स्वयं अपने प्रयास से आगे ले जाने की भावना रखना, उसे स्वतंत्र कराने की भावना रखना, उसकी विशेषताओं को और आगे ले जाने की भावना रखना, इस प्रकार की जो विशेषताएं होती है उसको जो है हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। अब राष्ट्रवाद से आगे बढ़ने से पहले हम लोग राष्ट्र शब्द पे चर्चा कर लें कि आखिर राष्ट्र क्या होता है। हम लोग समझने के लिए कह सकते हैं, आप सभी लोग कंप्यूटर का यूज करना जानते हैं। कंप्यूटर में हार्डवेयर होता है और सॉफ्टवेयर होता है। तो जो सॉफ्टवेयर होता है उसकी तुलना हम लोग राष्ट्र से कर सकते हैं। इट मीन्स ये इंडिविजुअल होता है, लेकिन इसके बिना कंप्यूटर का कोई महत्व नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार से किसी भी देश की जो विशिष्टताएं होती है, विशिष्ट पहचान जो होती है, आध्यात्मिक वस्तुएं चीज़ें होती है, वो सभी चीज़ें राष्ट्र के अंतर्गत होती है। हम लोग अगर कहें संक्षेप में तो किसी देश की जो विशिष्ट पहचान होती है, उसकी संस्कृति होती है, उसकी परंपरा होती है, जिससे कोई विशिष्ट पहचान सुनिश्चित हो, तो वह विशिष्ट पहचान आपस में मिल करके राष्ट्र कहलाती है। और इसी राष्ट्र के प्रति प्रेम, विश्वास और समर्पण की भावना को हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति 1789 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हुई थी, जिसके बारे में आप लोग 9th क्लास में पढ़े थे। 1789 ईस्वी के क्रांति के द्वारा बदलाव क्या हुआ था? वहाँ सत्ता राजा के हाथ से निकल करके आम जनता के बीच में आ गई और क्रांति के माध्यम से यह घोषणा किया गया था कि अब लोगों के द्वारा, यानी फ्रांस के लोगों के द्वारा एक फ्रांस राष्ट्र का गठन किया जाएगा, जिसका नियति, जिसका भाग्य फ्रांस की जनता के द्वारा तय किए जाएंगे। तो इस तरीके से 1789 ईस्वी के क्रांति के माध्यम में से यूरोप में या फिर कहा जाए विश्व में पहली बार राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति हुई। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर 1789 ईस्वी की क्रांति नहीं होती तो संभवतः राष्ट्रवाद शब्द की भी उत्पत्ति नहीं होती। अब फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात जो क्रांतिकारी थे, उन क्रांतिकारियों ने कई ऐसे कदम उठाए जिससे उनकी एक अपनी विशिष्ट सामूहिक पहचान राष्ट्रवादी के रूप में सुनिश्चित हो सके। तो अपनी विशिष्ट सामूहिक पहचान बनाए रखने के लिए फ्रांस के लोगों के द्वारा कई कदम उठाए गए। पहला कदम तो ये उठाया गया कि फ्रांस को पितृदेश घोषित किया गया। देखिए, ध्यान दीजिएगा, हम लोग अपने देश को मातृदेश कहते हैं, मातृभूमि कहते हैं, लेकिन फ्रांस में पितृदेश कहा गया। इसके पीछे एक कारण ये बताया गया कि जब 1789 ईस्वी के क्रांति के बाद जब फ्रांस में संविधान बना था तो वहाँ महिलाओं को किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं दिया गया था। इसीलिए पुरुषों का महत्व दर्शाने के लिए फ्रांस को जो है पितृदेश घोषित किया गया। फ्रांस में रहने वाले सभी लोगों को फ्रांस का नागरिक घोषित कर दिया गया और इन नागरिकों को फ्रांस के तहत, संविधान के तहत
समान रूप से अधिकार प्राप्त था। फ्रांस की एक अलग पहचान सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय तिरंगा झंडा का निर्माण किया गया, जो कि राजा का जो राजध्वज था उसका स्थान ले लिया, यानी राजा के राजध्वज के स्थान पर एक तिरंगे झंडे का निर्माण किया गया। इसी तरीके से हमने बताया आगे चल करके शासन व्यवस्था का संचालन करने के लिए राजा और जो उसके मंत्री होते थे उसको समाप्त कर दिया गया और उसके जगह पर नेशनल असेंबली को विधायिका का नाम दे दिया गया। इसी प्रकार से राष्ट्रगान की रचना की गई। ये सारी चीज़ें इस प्रकार से व्यवस्था की गई, एक ही प्रकार के भाषा का उपयोग किया गया ताकि अगर कहा जाए लोगों की एक अपनी सुनिश्चित पहचान हो सके, चाहे वह राष्ट्रीय झंडे के आधार पे हो, चाहे नागरिकता के अधिकार पे हो, चाहे मातृदेश के आधार पे हो या फिर भाषा के आधार पे हो, सबको मिला करके एक जैसी व्यवस्था उनके द्वारा स्थापित की गई। तो ये फ्रांसीसी क्रांति के माध्यम से राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई और फ्रांस के लोगों ने अपने सामूहिक पहचान विकसित करने के लिए कुछ अलग से कदम उठाए। इसके बाद आगे का कदम देखते हैं। जब क्रांति हुई तो क्रांति के पश्चात फ्रांस के राष्ट्रवादियों ने यह निर्णय ले लिया कि अब लोगों की इच्छा ये है, फ्रांस के लोगों की इच्छा ये है कि न केवल फ्रांस में राष्ट्रवाद की को स्थापित किया जाए, बल्कि फ्रांस के आसपास के देशों में भी जो है निरंकुश शासन को समाप्त करके वहाँ पर जो है राष्ट्र के रूप में उसका गठन किया जाए। और जब परिणाम क्या हुआ, जब लोगों के मन में इस प्रकार से भावना उठी कि अब फ्रांस का दायित्व अपने आसपास पड़ोस के देशों को राष्ट्र के रूप में विकसित करना है और वहाँ निरंकुश शासन को प्रारंभ करना है, तो आम जनता के द्वारा जो है बड़े पैमाने पर सेना का गठन किया गया। फ्रांस की जनता के द्वारा सेना का गठन किया गया और फ्रांस के पड़ोसी सीमा पर स्थित देशों के ऊपर में आक्रमण करके वहाँ पर राष्ट्रवादी भावनाओं यानी कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की भावनाओं का प्रचार प्रसार किया जाने लगा। तो इस प्रकार से फ्रांस में क्रांति की शुरुआत हुई और क्रांति के पश्चात वहाँ पर ये सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। अब इस टॉपिक से रिलेटेड अगर हम लोग देखें तो दो क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। पहला, राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, और दूसरा प्रश्न, फ्रांस में सामूहिक पहचान सुनिश्चित करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए। प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, दूसरा प्रश्न है फ्रांस में सामूहिक पहचान सुनिश्चित करने के लिए कौन कौन से कदम बढ़ाए गए। शेष नेक्स्ट टॉपिक पे।